हेलो स्टूडेंट्स। पिछले की क्लास में मैंने बतलाया था कि कुछ दार्शनिक जिनमें देकार्त, लेबनीज और स्पिनोजा ने ज्ञान प्राप्त करने का साधन बुद्धिवाद को बतलाया, और लॉक, ह्यूम और बर्केले ने ज्ञान प्राप्त करने का साधन अनुभववाद को बतलाया। और दोनों ने अपने अपने सिद्धांत को में ही ध्यान दिया और एक पक्ष को छोड़ दिया, यानी उन दोनों का सिद्धांत एकांगी है। इसलिए उसके बाद के जो दार्शनिक आए वे, उनका नाम कांट है। वो एक जर्मन दार्शनिक थे। वे 18वीं शताब्दी में आए और उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों के गुण और दोषों का विवेचन किया और उनके गुणों को लेकर एक समुचित परीक्षा दी, जिसे कांट का समीक्षावाद कहा जाता है। उन्होंने कहा कि बुद्धिवाद की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह नवीन ज्ञान नहीं देता है, बल्कि बुद्धि में जो निहित प्रत्यय है उसी का विश्लेषण करता है और उसी का ज्ञान प्राप्त करता है। तो कांट ने भी माना है कि ज्ञान जो है सो प्राग अनुभविक है, लेकिन उन्होंने विश्लेषणात्मक नहीं माना। अतः बुद्धिवाद के द्वारा प्राप्त ज्ञान असंदिग्ध, सार्वभौम और निश्चित होता है, लेकिन अनुभववाद के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान नवीन होता है। और अनुभववाद जो है सो ये मानता है कि हम अपने इंद्रिय प्रत्यक्ष से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी मनुष्य की जो इंद्रियां हैं उनका वस्तुओं से संपर्क होता है और संपर्क होने के बाद हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अनुभव के पूर्व मानव मस्तिष्क में कुछ नहीं रहता है। इसका वो एक ये भी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई बच्चा है तो उसको ग्लास में अगर गर्म पानी या चाय गर्म रखा हुआ है तो वो छू देता है। वो नहीं जानता है कि गर्म है कि ठंडा, छू देता है और वो जल जाता है। लेकिन बाद में उससे अनुभव होता है कि यह गर्म है। अब उसके सामने अगर हम ठंडा पानी भी ग्लास में रख दें या किसी भी बर्तन में रख दें तो वो नहीं टच करेगा, क्योंकि वो उसको लगता है कि वो गर्म है। तो अगर ये बुद्धि में उसके मस्तिष्क में ये पहले से वर्तमान रहता तो ये वैसा नहीं करता। तो अनुभव के द्वारा जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वह नवीन होती है, लेकिन सार्वभौम, निश्चित और असंदिग्ध नहीं होती है। तो कांट ने दोनों के सिद्धांतों की समीक्षा करके बतलाया है कि ज्ञान जो है सो निश्चित, सार्वभौम, असंदिग्ध और नवीन होता है। उन्होंने कहा है कि यह सही है कि मनुष्य का ज्ञान का आरंभ दिक् और काल में इंद्रिय प्रत्यक्ष से होता है, लेकिन बाद में वह बुद्धिनिष्ठ हो जाता है और मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि के द्वारा होती है। जैसे उन्होंने कहा कि पहले जो बच्चा है उसको ग्लास लाने बोला जाता है तो उसको दिखाया जाता है कि ये देखो ये ग्लास है, तब वो समझता है कि ये ग्लास है। लेकिन बाद में जब उसे ग्लास जब बड़ा हो जाता है और वो जब जान जाता है कि ग्लास क्या चीज़ है, तो उसे जब बोला जाता है तो वह ध्यान सिर्फ जाता है और ग्लास उठा के ले आता है। इससे प्रमाणित होता है कि मनुष्य जो है सो शुरू में ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष यानी अनुभव के द्वारा करता है, लेकिन बाद में वह ज्ञान जो प्राप्त करता है वो बुद्धि के द्वारा करता है। अतः ज्ञान जो है सो प्रागनुभविक है और संश्लेषणात्मक भी है। दूसरी बात वो ये भी बोलते हैं कि यहाँ तक कि जो गणित का ज्ञान है वो भी बुद्धिवाद पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वो भी अनुभव पर ही निर्भर करता है। क्योंकि जब हम कोई छोटे से बच्चे को काउंटिंग करना सिखाते हैं तो मान लीजिए कि अगर 12 सिखा रहे हैं तो 7 एक वस्तु रखते हैं, फिर अलग से फिर 5 वस्तु रखते हैं, उसको एक काउंट करके बतलाते हैं और वह जानता है कि ये 12 हुआ। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने मन में ही जोड़ लेता है 7 7 + 5 = 12।
तो ये कहने का मतलब है कि जो गणित का भी ज्ञान जो है सो आरंभ इंद्रिय अनुभव से होता है और बाद में वह उसकी परिणति जो है सो बुद्धि में दिखलाई पड़ती है। इसलिए इंद्रिय अनुभवजन्य होने से वह वस्तुनिष्ठ और संश्लेषणात्मक है और बुद्धिजन्य होने से आत्मनिष्ठ और विश्लेषणात्मक है। अतः ज्ञान में आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता दोनों तत्व पाई जाती है। इसीलिए कांट ने ज्ञान को अनुभविक संश्लेषणात्मक निर्णय कहा है और उन्होंने माना है कि ज्ञान जो है सो ज्ञाता और ज्ञेय का समन्वय है और इसीलिए उन्होंने बुद्धिवादी होने से वस्तुनिष्ठ है और इसलिए ज्ञान संश्लेषणात्मक प्राग अनुभविक निर्णय है। उन्होंने बोला कि जब हम किसी वस्तु, मान लीजिए कोई है, अगर उसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पहले हम माँ को देखते हैं तो वह किसी दिक् और काल रूपी चश्मा के द्वारा ही देखते हैं। इन रूपों के माध्यम से इंद्रिय संवेदनाएं मन में पहुंचती है। मन में बुद्धि की 12 धारणाएं होती है, जैसे एक तत्व, अनेक तत्व, विशेष, सामान्य इत्यादि। इन धारणाओं के द्वारा संवेदनाओं को व्यवस्थित करते हैं और क्योंकि संवेदनाएं जो है सब व्यवस्थित रहती है और फिर व्यवस्थित संवेदनाएं अंतः प्रज्ञा में पहुंचती है और तब हमें आ वस्तु का ज्ञान होता है। तो आ के इंद्रिय प्रत्यक्ष होने से समय से लेकर आ के ज्ञान होने तक ज्ञान को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अतः आ के वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं होता है, बल्कि आ के आभासिक स्वरूप का ज्ञान होता है और इसीलिए उन्होंने आभासिक स्वरूप को फेनोमेना और वास्तविक स्वरूप को नोमेना कहा है। अतः कांट के समीक्षात्मक दर्शन, जिसे समीक्षावाद कहा जाता है, अज्ञेयवाद का परिणाम देता है। अज्ञेयवाद उसे कहते हैं जिसे नहीं जाना जाए, यह जो जानने योग्य नहीं हो। कांट के अनुसार वस्तुओं के सत्य स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, बल्कि उसके सत्य आभास के स्वरूप को जाना जा सकता है और इसीलिए तात्पर्य यह है कि वस्तु को जाना ही नहीं जा सकता, बल्कि यदि वस्तुओं को ज्ञान नहीं होता तो अनुभव और बुद्धि किसी दोनों जो ज्ञान का स्रोत है वो व्यर्थ हो जाता। लेकिन अज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि मानव बुद्धि की जो सीमाएं हैं वो सत्य को नहीं जान सकती है और जहाँ तक मनुष्य को इंद्रियों की सीमा में आने वाला अनुभव तक जो ज्ञान मिलता है उसे जाना जा सकता है। कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों को हठवादी कहा है, यानी दोनों अपने अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं। एक ने अनुभववाद को महत्व दिया है, दूसरे ने बुद्धिवाद को महत्व दिया है। लेकिन कांट ने अपने ज्ञान संबंधी सिद्धांत को समीक्षावाद कहा है, परंतु कांट के ज्ञान सिद्धांत में भी विरोधाभास भरा हुआ है। उसने ज्ञान को आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों माना है, साथ ही प्राग अनुभविक और संश्लेषणात्मक दोनों स्वीकार किया है और ये जो दोनों स्वरूप हैं विरोधात्मक है, क्योंकि एक ही वस्तु में ये दोनों रूप नहीं रह सकते हैं। और उन्होंने जो ज्ञान की प्रक्रिया बतलाई है वह इसका कोई तार्किक आधार प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि इंद्रियों का संपर्क वस्तुओं से होता है और वस्तुओं से उत्पन्न संवेदनाएं व्यवस्थित रूप में हमारी बुद्धि में आती है और तब मनुष्य कोई वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अतः फेनोमेना और नोमेना का द्वैत अनुचित है। यह सही है कि ज्ञान की सामग्री अनुभव से प्राप्त होती है और बुद्धि ज्ञान को निर्मित करता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने में बुद्धि का और अनुभव दोनों का होना आवश्यक है। अगर इसीलिए कांट ने कहा है कि अनुभव के बिना बुद्धि पंगु है और बुद्धि के बिना अनुभव अंधा है। ऐसे कांट के दर्शन में विभिन्न त्रुटियां हैं, लेकिन त्रुटियों को होने के बावजूद भी
ज्ञान के लिए उन्होंने एक नया मोड प्रस्तुत किया है, जिसे कांट के विचार को कोपर्निकसी क्रांति कहलाता है। अतः कांट का समीक्षावाद दर्शन कुछ अर्थों में उपयोगी है, क्योंकि इन्होंने बुद्धिवाद की भी कुछ विशेषताओं को लिया है और अनुभववाद की भी विशेषताओं को लिया है, और दोनों की विशेषताओं को लेकर ज्ञान का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसीलिए इनके दर्शन को कांट का समीक्षावाद दर्शन कहा जाता है। थैंक यू।